करने वाले हैं वो इसका नाम है फेडरलिज्म। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे अपनी पावर को डिवाइड करती हैं। इससे पहले हमने चैप्टर किया है पावर शेयरिंग। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। 10-12 मिनट की वीडियो है, पूरा चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है उसमें, और बिल्कुल 10-12 मिनट में हम ये वाला चैप्टर भी रिवाइज कर देंगे। तो देखते हैं पावर फेडरलिज्म के अंदर क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, देखिए फेडरलिज्म क्या होता है पहले समझिए आप। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। एक कंट्री को चलाने के लिए सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही काफी सफिशिएंट नहीं होती है। कंट्री के अंदर जो है स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट्स होती हैं, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स होती हैं और उनका भी सब डिवीजन होता है। तो सभी के अंदर पावर को डिवाइड करना विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। एक सिस्टम का नाम है ये, ठीक है। और यहाँ पे 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट्स फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल इश्यूज लाइक यू कैन से आर्मी हो गया, है ना। तो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स है उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर बेसिकली। और हमारे पास जो गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल है जिनका काम होता है एवरीडे फंक्शंस को, कंसर्न्स को डील करना, दैट इज कॉल्ड स्टेट लेवल गवर्नमेंट। और बोथ ऑफ दीज गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। और इन दोनों के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर होती है, ये किसी के सबॉर्डिनेट नहीं है, ठीक है। स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी और जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। फीचर्स क्या है इसके? फीचर्स में सबसे पहला फीचर तो यही है कि 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। इंडिया में 3 लेवल है, ठीक है। Different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के 3 टायर्स हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। तीनों टायर की जो गवर्नमेंट्स है वो सेम सिटीजन को ही गवर्न करेंगी, उन्हीं को जो है गाइड करेंगी या कंट्रोल करेंगी, बट उनके अपने जुरिस्डिक्शंस हैं, अधिकार क्षेत्र बोलते हैं इसमें हम, ठीक है। कौन से लेवल पे उन्हें कानून बनाने हैं, लेजिस्लेशन क्या करना है, कौन सी गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगी, लाइक इनकम टैक्स जो है आपसे लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके अलावा कुछ टैक्स हैं आपके जो लोकल लेवल पे होते हैं, वो टैक्सेशन जो है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके डिविजन्स हैं। द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर एक टीयर ऑफ गवर्नमेंट के पास अपना अपना राइट है। तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन बैक करता है, इसे किसी ने अपने आप नहीं बनाया। तो ये भी एक फीचर है कि संविधान में लिखा होना चाहिए कि फेडरलिज्म जो है या इस प्रकार का डिवीजन ऑफ पावर होने वाला है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज ओनली विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको कुछ बदलाव लाना है, फंडामेंटल्स में चेंज करना है संविधान के, तो आपको दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट से बात करनी होगी, पूछना होगा, तभी आप चेंज कर पाओगे। अगर ये बात लिखी है संविधान में तो ही हम कहेंगे कि वहाँ पे फेडरलिज्म है। लाइक आपको लगता है, जैसे आपने जीएसटी के बारे में सुना होगा, जीएसटी एक टैक्स है, उसको चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ा था, क्योंकि वो एक फंडामेंटल चेंज कर रहा था संविधान के अंदर। Courts have the power to interpret the constitution and powers of different levels of government. The highest court acts as an adjudicator of the disputes between the different levels of government. ये भी एक फीचर है फेडरलिज्म का कि एक सबसे ऊंचा कोर्ट होगा जो हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास ये पूरा राइट होगा कि वो जो है 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर झगड़े हो रहे हैं तो उन्हें सुलझाए। संविधान में क्या बात लिखी गई है, किसको कितनी पावर मिलेगी, इसका भी राइट जो है, इसको भी इंटरप्रेट करने का राइट किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। Sources of revenue of each level of government are clearly specified for ensuring smooth functioning and financial autonomy. तो किसको कहाँ से इनकम मिलेगी, क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, कौन किस लेवल का टैक्स कलेक्ट करेगा, इस चीज के लिए भी जो है संविधान में लिखा हुआ है। और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे टैक्स कलेक्ट करती हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया से। द फेडरल सिस्टम सेफगार्ड्स एंड प्रमोट्स द यूनिटी ऑफ कंट्री एंड ऑल्सो अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। फेडरल सिस्टम जो है सेंट्रल लेवल पे तो काम कर ही रहा है, ये जो लोकल लेवल पे है या स्टेट में जो लैंग्वेजेस है, लाइक तमिलनाडु के अंदर हिंदी को प्रमोट नहीं करते हैं वो लोग, वहाँ की अपनी सरकार है। तो इससे क्या होता है, यूनिटी बनी रहती है कंट्री की, और रीजनल जो डाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन किया जा रहा है एक तरीके से। अब क्या क्या टाइप्स होते हैं फेडरलिज्म के, क्योंकि कई कई अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम्स हैं, ठीक है। एक है आपका कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक होता है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरेशंस कह लीजिए। Independent states come together in their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. तो यहाँ पे क्या होता है, कमिंग टुगेदर, छोटे छोटे स्टेट्स जो है एक साथ आ जाते हैं और कहते हैं हम एक कंट्री के अंडर काम करेंगे, एक नाम के अंडर काम करेंगे। और ये सिस्टम कहाँ पाया जाता है? यूएसए के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 100%
कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है और किस कंट्री में ये सिस्टम पाया जाता है, तो आपको ये 2-3 एग्जांपल याद रखने चाहिए। ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स विज़ द फेडरल गवर्नमेंट। और जो जितने भी स्टेट साथ आए हैं, है ना, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बनाने के जितने भी स्टेट साथ में आए हैं उनके पास इक्वल पावर होती है। एंड दे हैव द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ टैक्सेशन कलेक्शन, अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स हैं टैक्स कलेक्ट करने के भी, पावर बिल्कुल सेम होती है। नेक्स्ट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या है? अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ये इंडिया में सिस्टम है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी कंट्री जो है अपनी पावर को डिवाइड कर देती है अलग अलग स्टेट्स के बीच में। जैसे हमारे पास पूरी पावर थी इंडिया की, हमने उसे 28-29 राज्यों में बांट दिया। वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। अब क्योंकि यहाँ पे आपने डिवीजन किया है तो मुखिया जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। और स्टेट के पास भी अपनी पावर है, बट एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी कम पावर्स होती है। इसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसके, श्रीलंका, नेपाल। अगला है फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरलिज्म एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन विच पावर्स आर वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट दैट फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी के सुपरविजन में स्टेट सारे काम करते हैं और इसे बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। 3 टियर्स हमारे यहाँ इंडिया में सिस्टम है गवर्नमेंट का, लाइक यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। गाँव मिलेगी आपको पंचायत और शहरों में मिलेगी आपको म्यूनिसिपैलिटीज लोकल गवर्नमेंट के नाम पे। सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसमें क्या हो जाएगा कि पावर को बांटा कैसे गया है यूनियन और स्टेट के बीच में। तो संविधान ने क्लियरली जो है कुछ लिस्ट बना रखी है। जैसे आपको एक लिस्ट दे दूंगा, इस लिस्ट में जो पावर लिखी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इस लिस्ट में जो पावर लिखी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो बिल्कुल वैसे संविधान ने किया। यूनियन लिस्ट जो कहती है उसके अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया हमारा, ठीक है, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, करेंसी हो गया, ये सब लिखा है यूनियन लिस्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन लिस्ट के अंदर लिखे आइटम्स के ऊपर जो है अपने मत या अपने जो है व्यूज दे सकती है, इस पे कानून बना सकती है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो मैंने आपको बता दिया, यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट मेंशन्ड हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट की हम बात करें तो इसमें वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल इंपॉर्टेंस के जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं, लाइक पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ये हमारा जो है हमारे टॉपिक्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट में है। और इन पे किसके पास राइट है संविधान लॉज बनाने का? वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अगला है कंकरेंट लिस्ट। ये लिस्ट क्या है? इसमें वो टॉपिक्स है जिसपे दोनों गवर्नमेंट मिलकर अपने जो है संविधान बना सकती है या लॉज बना सकती है, लाइक यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे आपने सुना होगा स्टेट में स्कूल्स भी होते हैं, स्टेट बोर्ड, एंड आप पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, तो सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, केवीएस स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, यूपी बिहार के बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो ऐसे ही एजुकेशन पे, फॉरेस्ट पे, ट्रेड यूनियंस पे, मैरिजेस पे, एडॉप्शन पे, सक्सेशन पे, इन सभी पे जो है दोनों ही गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो कानून बना सकते हैं। Both the union and the state government can make laws on subject mentioned in this list. As I told you earlier, in case of conflict, the law made by union government shall primacy over the state law. ये बड़े काम की बात है। अगर कोई conflict आता है ना, क्योंकि दोनों जने इस पे कानून बना सकते हैं, तो अगर कोई झगड़ा हुआ, कोई conflict आया, तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की जो बनाए हुए लॉ को जो है उसे प्राइमेसी मिलेगी, मतलब उसे जो है इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसे जो है सबसे ऊपर रखा जाएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। The union government has the power to make laws for the subject that are not included in any of the 3 list. अब इन तीनों लिस्ट में कोई सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है और उस पर मान लीजिए लॉ बनाना पड़ रहा है आपको, तो भाई आपके पास किसके पास राइट होना चाहिए? तो राइट होगा यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इन्हें बोलते हैं रेजिडरी पावर्स या रेजिडरी सब्जेक्ट्स। तो ये किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। अब कुछ प्रोविजन स्पेशल है किसके कंटेक्स्ट में? जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में। जम्मू कश्मीर के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, ठीक है, उसका खुद का एक संविधान है, उसके पास कुछ प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो उस पर अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है, उसके पास बहुत सारे संविधान के हमारे पॉइंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर जब आप जाते हैं तो आपका सिम कार्ड नहीं चलता, क्योंकि वहाँ टेलीकम्युनिकेशन के अपने खुद के रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट कांट बाय लैंड और हाउस। वैसे ये चेंज हो गया है आर्टिकल 370 हटने के बाद। इससे पहले जो आर्टिकल 370 था जब हटा नहीं था तो इंडियंस वहाँ पे कोई जमीन भी नहीं खरीद सकते थे,
यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ ए स्टेट। यूनियन टेरिटरीज जो हमारे पास होती हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती स्टेट की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ ऐसी जगह है जो स्टेट भी नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है, तो उनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। लाइक दिल्ली जो है कंप्लीट स्टेट नहीं है, लाइक चंडीगढ़ इज नॉट ए कंप्लीट स्टेट, तो यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। वहाँ पे कौन कंट्रोल करता है, कौन उसे जो है चलाता है, वो चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए उनको बोलते हैं यूनियन। देखते हैं हम लोग इसके अंदर क्या आएगा। The power sharing arrangement provided by constitution is difficult to change। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हमें संविधान ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, उसको चेंज कर पाना इतना आसान नहीं है। एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज पार्लियामेंट एट लीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी। अब ये क्या होता है? यानी देखिए, आपको अगर चेंज करना है संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग मेथोडोलॉजी को, तो आपको 2/3 मेजोरिटी लानी पड़ेगी। कहाँ पे? बोथ हाउसेज, ठीक है, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी बोथ हाउसेज में। 2/3 मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए अगर 300 लोग प्रेजेंट हैं तो 200 लोग जो है उस फेवर में हाँ करें, उस फेवर में वोट करें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं 2/3 मेजोरिटी। इसे स्पेशल मेजोरिटी भी कहा जाता है। देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। ये करने के बाद भी अगर आपको और भी एक और आपको जो है वोटिंग करानी पड़ेगी। मान लीजिए 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में से 14 स्टेट्स प्लस जो है स्टेट भी इसको जो है रेटिफाई करे। रेटिफाई माने कन्फर्म करना होता है, ठीक है। तो आपको अगर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट चेंज करना है तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको जो है बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद आपको उसे रेटिफाई कराना पड़ेगा। रेटिफाई मतलब कन्फर्म कराना पड़ेगा बाकी स्टेट्स के द्वारा, तभी जाके वो जो है चेंज एप्लीकेबल हो पाएगा। ओके, अब देखिए इसमें रोल ऑफ जुडिशरी क्या है। जुडिशरी मतलब हमारा थर्ड पिलर। Role of judiciary is it plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. In case of any dispute between the center and states regarding the division of power, the High Court and Supreme Court have the right of adjudication. इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये सारी चीजें देखेगा, कोई स्टेट कैसे काम कर रहा है, सेंटर कैसे काम कर रहा है, कोई अथॉरिटी कैसे काम कर रही है, ये जुडिशरी का काम है। मतलब ये आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है। और अगर कोई कंफ्लिक्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो जुडिशरी ही उस चीज को जो है रेटिफाई करेगी, करेक्ट करेगी, ठीक है। ये काम भी हमारा जुडिशरी का होता है। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाय लेविंग टैक्सेस टू ऑर्डर टू कैरी ऑन गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच देम। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो हमारे ऊपर टैक्स लगा सकती है, ताकि वो उस टैक्स को कलेक्ट करके जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भाई पैसा तो चाहिए ना, रोड बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेल के लिए, इन सभी को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो सिटीजन के ऊपर ये टैक्स इम्पोज कर सकते हैं और उससे जो है ये काम कर सकते हैं। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं? कुछ स्टेट्स जो है वो भाषा के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्रिएट किए गए थे। तो न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड बेसिस इन 1947 फॉर रिकॉग्निशन द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये आपके जो है पहला स्टेट जो था वो आंध्र प्रदेश था, इसको बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आंध्रा लैंग्वेज, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज यूनाइटेड द कंट्री एंड हैज मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर देश को बांटने से फायदा ये हुआ कि एक तो सभी लोगों की जो बात है या जो सभी लोग का जो बेसिकली बिलीव्स हैं उनको रिस्पेक्ट मिली और हमारा देश ठीक से काम कर पा रहा है। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? इंडिया जो है, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हमारे देश की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, हमारे देश की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। ओके, तो इस पॉइंट को आप काट देंगे अपने पास से, दिस इज रॉन्ग। ओके, लेट्स कंटिन्यू। 21 लैंग्वेज अभी तक है रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है, +1 कर लीजिए, 22 हैं। 22 लैंग्वेजेस क्या हैं? रिकॉग्नाइज्ड हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं, यानी वो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, उन्हें बोलते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट में बी टेकन बाय कैंडिडेट्स एनी ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। जो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स को आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं। मतलब कोई भी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं 22 की 22, इसमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, ठीक है, इसके अलावा कन्नड़, तमिल, ऐसे करके 22 लैंग्वेजेस हैं। उनमें से आप किसी भी लैंग्वेज में इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम दे सकते हैं। ईच स्टेट्स हैज इट्स ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, याद रखिएगा। हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, संविधान में क्लियरली मेंशन्ड है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज वाज सपोज्ड टू बी डिसकंटिन्यूड इन 1965। इंग्लिश को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाना था, लेकिन उसे 1965 में हटा दिया गया, ठीक है। However, due to opposition of by non-Hindi speaking states, both Hindi and English are being continued for official purposes.
ऑफिशियल पर्पस के लिए आज हम दोनों भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बट ये कोई भी कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी है, कोई भी नहीं है एक्चुअली। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की हम बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया हैज द पावर टू डिसॉल्व द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएफिशिएंसी एंड इंपोज द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट्स। सेंटर के पास ये पावर है, मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, तो सेंटर के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो वहाँ की सरकार को हटा के वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है? अभी तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है स्टेट के अंदर, और अगर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और सरकार को हटा के खुद अपने लेवल पर विद द हेल्प ऑफ आर्मी वहाँ पे राज कर सकता है। Before 1990, the central government often misused the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. जब कांग्रेस के से पहले, जब कांग्रेस का टाइम था, उससे पहले कई बार कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया कि स्टेट में जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है, वहाँ पे वो अपनी मर्जी से जो है उनकी सरकार को, जो उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, उनको हटा देते थे, और वहाँ पे जो है अपने द्वारा भेजे हुए गवर्नर के द्वारा जो है वो पार्टीज जो है क्रिएट कर दिया करते थे। After 1990, the era of coalition government at the center started. The major national parties has to enter into alliance with many regional parties for forming the government. This led to new culture of power sharing and respect for the autonomy of the states. देखो 1990 के बाद क्या हुआ, जब भी एक पार्टी जो है वो चुनाव जीतती है और उसके पास पूरी मेजोरिटी नहीं है, तो दो छोटी छोटी पार्टी उसको साथ मिल जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि चुनाव में 200 सीट्स हैं टोटल, ठीक है, और 200 सीट्स में से अगर आपको अपनी खुद की सरकार बनानी, तो आपके पास 101 सीट्स होनी चाहिए कम से कम, है ना, 100 से ऊपर होनी चाहिए। किसी को 90 सीट्स मिली है, तो अगर दूसरी पार्टी आके बोलती है जिसको 15 सीट्स मिली हैं कि आप हमसे हाथ मिला लो, तो दोनों मिलके कितने हो गए? 105 सीट्स हो गई, और 105 सीट्स मतलब उनके पास मेजोरिटी आ गई। तो 1990 के बाद ये सिस्टम शुरू हो गया था, इसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। ओके, और इससे काफी हद तक जो है जो एक पार्टी जिसका जो है अभी तक दबदबा था, उसको जो है काफी जो है पीछे कर दिया गया। अब देखिए आगे क्या है इसके अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है पावर को डिवाइड कर देना। इट रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ पावर टू लोकल गवर्नमेंट्स, मतलब किसी एक के हाथ में जो पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, उस पावर को जो है लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ में डिवाइड कर देना। डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स द गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स डिमांड। ठीक है, जैसे हमने स्टेट के पास जो पावर है उन्हें बांट दिया, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो हमारे पास लीडर्स हैं उनके पास, ठीक है, तो जो पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज है, अगर उनके पास हमने पावर को डिवाइड कर दिया, तो वो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे अपने उस एरिया के लोकल लोगों की नीड्स को। इट ensures people's direction, participation, decision making. In India, 1992 Indian Constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. 1992 के अंदर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, उसे अमेंड किया गया, और उससे क्या किया गया, थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स लाइक पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। उससे पहले इंडिया में कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं था। ठीक है, दो ही टियर थे, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ कंटिन्यूसली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट्स बॉडीज। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार चुनाव कराएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए भी। जैसे दिल्ली के अंदर या शहरों में होता है, मेयर का इलेक्शन होता है, चंडीगढ़ में इलेक्शन हुए थे रिसेंटली अभी, ठीक है ना, और उनमें कुछ सीट्स रिजर्व करनी होगी, किसके लिए, SC ST कम्युनिटीज़ के लिए या वुमेन के लिए। ठीक है, यहाँ लिखा है 1/3 ऑफ द ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3। ठीक है, अगर 30 सीट है तो उसमें से आपकी 10 सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, मतलब उसमें वुमेन ही चुनाव लड़ सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। इसके अंदर अभी और भी चीज़ें जो कंटेंट है हमारे पास, तो बेसिकली उसके अंदर यही बातें बताई गई हैं कि आपको चुनाव करवाने हैं रेगुलर बेसिस पे, म्यूनसिपैलिटीज़ के, लोकल गवर्नमेंट्स के। ठीक है, और ये आपको मैंने बताया था कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ में चुनाव लड़े जाते हैं, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को बोलते हैं मेयर।